अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं अहम खबरें। मैं हूं मनासिर हुसैन। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। पंजाब हुकूमत को 9 लाख टन गंदम जारी करने की हिदायत। चीनी रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बहरान में मुलव्वस अफराद को हर सूरत कानून के शिकंजे में लाने का अज़्म। मुल्क में गंदम की तलब और रसद का साइंसी बुनियादों पर तयन करने के लिए मुस्तकिल निज़ाम तश्कील दिया जाए। वजीर आजम कोरोना की वबा से अहसन तरीके से निपट रहे हैं। वायरस की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की तादाद 129 तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन का शोर मचाने वालों के अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। आने वाले दिन सख्त हो सकते हैं। सूरत हाल से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। गंदम और आटे की वाफर दस्तियाबी और कीमतों को काबू में रखना हुकूमत की तरजीह। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में गंदम और आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम पर गौर। मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती हिकमत अमली तश्कील दी जाए। चीफ सेक्रेटरीज गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाएं। वजीर आजम बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन लिबरेशन आर्मी के मेडिकल वफ्द की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के जामे इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का वबा से निपटने के लिए चीन की बरवक्त तिब्बी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारतीय इल्जामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। भारत जिस किस्म का रवैया अपनाएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वापस आएगा तो भारत का अमला भी वापस जाएगा। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ सलूक दुनिया देख रही है। खुद भारतीय अवाम हिंदुत्वा सोच से नाला हैं। आलमी बिरादरी आज भारत को खित्ते के अमन के लिए खतरा समझती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान। मोदी हुकूमत के इक़दाम का जवाब। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का अमला निस्फ करने के लिए 7 रोज़ की डेडलाइन। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अरकान पर बेबुनियाद इल्जामात की भरपूर मज़म्मत। सऊदी अरब में मुकीम अफराद को महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त। कोरोना के पेश नज़र बैरून मुल्क से कोई रवां साल हज अदा नहीं कर सकेगा। सऊदी वज़ीर हज उमरा डॉक्टर सालेह बिन बंतन का वफाकी वज़ीर मसली अबूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 3,946 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,85,034 हो गई। मजीद 105 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,695 जाँ बहक, 73,471 सेहतियाब। पंजाब में गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट समेत ऑक्सीजन बेड्स की तादाद दोगुना कर दी गई। कोरोना ड्यूटी के दौरान जाँ बहक होने वाले ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के लिए शहीद पैकेज का ऐलान। ईद उल अजहा पर शहरी हदूद में बकरा मंडियां नहीं लगाई जाएंगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। कोरोना की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम। पेशावर, मलाकंड, बन्नू और डीआई खान के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 90,000 से जायद अफराद घरों तक महदूद। 14,000 से जायद मुसाफिर बैरून मुल्क से पेशावर पहुंचे। अलामात रखने वाले मुसाफिरों का टेस्ट किया जा रहा है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के मजीद सेक्टर सील करने का फैसला। जिले इंतजामिया ने सेक्टर G61 और 2, G10-4 और G72 में स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान तैयार कर लिया। इत्तलाक आज शाम 7 बजे से होगा। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम का सिलसिला जारी। जिला पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 39 अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की मुश्तरका टीमें सरगर्म अमल। 22 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन। 8 करोड़ 58 लाख एकड़ का सर्वे मुकम्मल।
دنیا بھر میں کورونا سے 39,34,000 افراد متاثر، 4,78,000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 50 لاکھ سے زائد صحت یاب۔ امریکہ میں 1,23,000 اور برازیل میں 52,600 اموات۔ اور مزید 7 قومی کرکٹرز میں کورونا کی تشخیص، فخر جمان، کاشف بھٹی، محمد حفیظ، محمد حسنین، عمران خان، محمد رضوان اور وہاب ریاض کے کورونا ٹیسٹ مثبت۔ اس سے قبل حیدر علی، حارث رؤوف اور شاداب خان کے ٹیسٹ بھی مثبت آئے تھے۔ کھلاڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت۔ نیوز ایٹ ٹائمز میں فی الوقت اتنا ہی۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اپنی جان اور جند ہے یاروں، یہ منموہنا سندھ ہے یاروں۔ پورے پاکستان کے بابا قائد بابا اس بستی میں ہی سوتے ہیں۔ ہنستے بستے روشنیوں کے شہر کے سائے دور بحیرہ عرب کے ساحل پر دکھتے ہیں۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اس دھرتی کی بنیادوں میں عشق رچا ہے۔ ریتوں اور رواجوں کا گہرا ساگر ہے اور قدیمی تہذیبوں کا ایک مرکز ہے۔ سندھو سائیں دریا کم ہے، عشق زیادہ، مست مچھیروں کی اکلوتی جان یہی ہے، پیارے ماہی گیروں کی پہچان یہی ہے۔ نیلا گہرا عشق سمندر، ہر دل بولے مست قلندر، شام سے پہلے 4 چراغ یہیں چلتے ہیں، سہون کے درویش ہمیشہ رقص کے عالم میں ملتے ہیں۔ پیار اور امن کی راہ دکھانے ایک سچل سرمست بھی آئے اور بھٹائی نے بھی ایک قندیل جلائی، جس کی لو سے آج بھی پائیں لوگ دعائیں۔ جن کے تنبورے کے سر ہیں لہو کی صورت بدن میں روشن، منچر جھیل کی نیلی دنیا جس میں بیڑیاں اور نہانے دل دریا سے گہرے پانی میں بستے ہیں۔ رانی کوٹ کی میلوں لمبی یہ دیواریں جن کی باہوں میں محفوظ ہیں صدیوں کے میٹھے افسانے۔ پاس ہی کچھ البیلی سکھیاں کھیت سے پھول کپاس کے چن کر ایک لباس کا ٹکڑا بن کر رنگ برنگے دھاگوں سے پھر کیسے کیسے نقش بنائے۔ تھر کا صحرا گیتوں اور ریتوں کی بستی، رنگوں اور سروں کی دھرتی، جوگیوں اور سپیروں کی ایک جادو نگری۔ ریت کا ساگر جس کی دھوپ میں جگمگ موروں کے پر چمکے، رنگ برنگی پگڑی والوں کے گھر چمکے۔ اس کی ریت کا ذرہ ذرہ عشق بھرا ہے، عشق ہی یاروں اس وادی مہران کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔
یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب آداب آداب۔ کہیے جناب کیا حال چال ہے؟ فٹ ہیں، انرجیٹک ہیں؟ کوئی بات نہیں جی، انرجی لیولز اگر آپ کے تھوڑے کم بھی ہے نا ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم آتے ہی اسی کام کے لیے ہیں، ہمیں رکھا ہی اسی کام کے لیے کہ ذرا آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ کو رائزنگ پاکستان میں تھوڑا سا رائزنگ سے خبریں سنائیں اور باتیں کریں، ورنہ آپ کو پتہ ہے اگر انسان پریشانیاں گننے لگے نا تو یقین کریں دن کیا مہینے گزر جائیں گے، آپ کی پریشانیوں کی لسٹ مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کی خوشیاں گننے لگیں، ان کی لسٹ بنانے لگیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مہینے کیا سال ختم ہو جائیں، آپ اس پاک ذات کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لسٹ بناتے بناتے ہاتھ آپ کے دکھ جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لک ایٹ آلویز دا برائٹ سائڈ آف لائف۔ وہ ایک آپ نے کہاوت محاورہ جو بھی کہتے ہیں سنا ہے نا انگریزی کا، سی دا ہاف گلاس فل۔ اگر ایک گلاس ہے اور وہ آدھا بھرا ہوا ہے، کچھ لوگ کہیں گے یہ گلاس آدھا خالی ہے، کچھ لوگ کہیں گے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کی اپروچ ہے۔ تو ہماری بھی رائزنگ پاکستان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہاف گلاس فل دکھائیں، ہاف گلاس ایمٹی تو ہے ہی ہے لیکن اس کو ذرا اگنور کیا جائے۔ اچھا جی، کیا ہے آج جناب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ڈفرنٹ فوبیاز ہوتے ہیں۔ فوبیاز کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ نا ان کو ہائٹ پہ جاتے ہیں ان کو ذرا ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو پانی سے ڈر لگ رہا ہے نا، کہتے نہیں 3 فٹ کے پانی میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ فوبیاز کیا ہوتے ہیں؟ اس پہ میری کلاس فیلو آئزہ آپ کے لیے بڑی مزیدار پریزنٹیشن تیار کر کے لائیے، اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان میں سے میرا فوبیا کون سا ہے، کون سی چیز ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اینی وے جناب، اس کے علاوہ گرو تہمینہ اور ٹرینر کاشف ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج باڈی ویٹ کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کی ذرا بات ہوگی۔ ہم آج کل جم شم ذرا کم جا رہے ہیں، بلکہ جا ہی نہیں رہے، اس لیے گھر میں بغیر اکوپمنٹ کے ہم باڈی ویٹ کے ساتھ کیسے ایکسرسائز کر سکیں گے، کاشف اور تہمینہ ہمیں بتائیں گے۔ اس کے بعد جناب کیا ہے سین ہے کہ آج ہے ہمارے ساتھ عروج حیدر ہمیں گڈ نیوز سنائیں گی۔ 3-4 اچھی خبریں ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں جو گڈ نیوز والی ہماری پارٹی ہے نا، یہ بڑی زبردست ہے۔ ان جو ہمارے کالیگز ہیں، جو ہماری سیگمنٹ ہوسٹس ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ دنیا میں سوشل میڈیا پہ جا کے اچھی خبریں ڈھونڈتی رہتی ہیں اور ہمیں لا کے موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں۔ تو عروج آج گڈ نیوز کے سیگمنٹ پہ ہوں گی۔ اس کے بعد جناب آج آپ کی ہم نے ملاقات کرانی اپنے بہت پرانے دوست جن کا پاکستان ٹیلی ویژن سے کریئر کا آغاز ہوا۔ پی ٹی وی نے ان کو گروم کیا، نرچر کیا، اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انہوں نے دھومیں مچائی جناب، بڑے ہم ٹی وی کے ایوارڈ لیے ہیں، اور ان کا خاصہ ہے کہانی کو ایسے بنتے ہیں کہ پھر ڈرامہ سے آپ ہل نہیں سکتے ہیں۔ ساجی گل ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساجی گل سے کچھ گپ شپ لگے گی، ان سے میں سیکھنا چاہوں گا کہ کامیاب ڈرامہ لکھنے کے کیا گر ہوتے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیں کہ میں ادھر بھی ٹرائی کروں، تحریر توثیق ہے ادھر اور رہن دے بھائی۔ تو جناب ساجی گل سے آپ کی گپ شپ ہوگی، اینڈ آف کورس آج آپ کی ذرا میوزک والی کلاس بھی ہونے والی ہے۔ جمشید علی خان جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ گٹارسٹ میوزیشین ہے، آج وہ آ رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا بتانے لگے کہ گٹار کو ٹیون کیسے کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی سائنس ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ نتاشا اور جمشید دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ توثیق بھائی کو کسی طرح ہم گٹار بجانا سکھائی دیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ نہ سیکھ پاؤں، اس لیے کہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اینی وے ان سے اچھا ہم گانا بھی سنیں گے، کچھ ریلیکس کریں گے، میوزک کریٹ کریں گے۔ یہ ہے
آج کے رائزنگ پاکستان میں میری ٹیم کے پاس آپ کے لیے ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ذرا فوبیاز کی بات شروع کریں گے ود آئزہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دور تک چلے جائیں، وہ مدارپور سے لے کے یہ ککوٹا ہے، یہ جاوڑا ہے، بٹل ہے، منڈول ہے، اس سے آگے تائی سیڑا تک، درا شیر خان تک، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ ان سارے علاقوں کو ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے اور لوگوں کی زندگی اس نے اجیرن بنا رکھی ہے۔ بڑا فضل بیگما نہ آیا ہوں، راتی بچے دوڑی، میں سارا کھٹار بیٹھی نہیں آنی کھٹا ایسی یہی پہ میں آخا مرضی لگی یہی ویرنے یا کوئی یہ منہ تڑپی ہے کچنے بیٹھے نے سے چھنگن ہویا سارا مل سی بھائی اے پولا رکھا مارنے بچے پردیسا وہ تڑپ رہے ادھر کڑیاں دے رہے ادھر آسیاں ملو منہ آگے پریشانی ہونی پھر بچے سکولوں جو نے جڑے اندر ہونے وہ اندر تڑپ رہے جڑے سکولوں جو نے ادھر تڑپنے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ سکول میں جا رہا ہے اور واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہماری مائیں تو بچوں کو سکول میں بھیجتی ہیں تو وہ اللہ کے سپرد کرتی ہیں۔ اتنا مورچے کا نہیں منائے نے بھائی کمرے جو نے پکے مکان انہیں ٹھیلا لگا بیٹھے نے گولے نا آپ یہاں اتنا باڑیاں ٹنڈیاں کمانے کا کھانے وہ اتنا باہر نکلو نہیں دینے کماؤ کس طرح۔ یہ 2 دن ہوئے نا جڑے گولیاں نکیاں مارنے پہلے تو بڑا پیار کرنے تھے سارے مکان بچیاں کوٹے چٹی چٹی پیسے بنائے تھے مکان سارے ٹھے نے سارے چیرے نے ڈرنے بھی نہ ہو باہر سامنے پھرنے میں جس نے بڑا کلیجا رکھنے دوئی جائی نہ بندہ اتنا ایک رات نہیں کر دی سکتا آس ریس آس جانے نہ اپنی جڑی دادے پیونی جگہ ٹھکانا یا اسی آس نہ چھوڑنے۔ ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان۔ آج نا آئزہ نے وہ بس وہ اندر کی ایک جو چیز ہوتی ہے نا اس کو جا کے ٹچ کیا ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بہت شرارتی ہو تم، ہے نا؟ تم نے کہا توفیق انکل کے جو فوبیاز ہیں نا وہ آج ذرا لوگوں کو پتہ لگ جائے، ہے نا؟ چلو بتاؤ پہلے فوبیاز کیا تھے، پھر میں تم سے پوچھوں گا ان میں سے تمہارا کون سا فوبیا اور میں اپنا بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انہیں معمولی سی چیزوں سے ڈر لگ رہا ہوگا اور وہ کبھی کبھی انیوژل بھی لگتا ہے، ان کے جو سمٹمس وہ شو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے انیوژل سے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے فوبیا۔ یہ ڈر نہیں، یہ فوبیا ہوتا ہے۔ تو فوبیا جو معمولی سی چیزیں ہیں نا اگر آپ انہیں دیکھے بھی صحیح نا آپ کو وہ ڈر لگنے لگ جائے گا ان سے، حالانکہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہوگی، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی اندھیرا ہو ہے تو آپ ڈرنے لگ جائیں گے، وہ کوئی ڈرنے کی بات ہے نہیں، جتنے بھی آپ بہادر ہو جائے آپ کو ڈارک سے ڈر لگے گا۔ ایگزیکٹلی، اور ایسا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی نوٹ کیا کہ بڑے جناب ایسے جم فٹ قسم کے ویسے زندگی میں بڑے بہادر قسم کے لوگ ہوں گے لیکن کوئی ایک چھوٹی سی چیز پہ نا ایسے بس ان کا طرح نکل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھا جی، ذرا سلائڈس پہ چلیں۔
चले जनाब पहली स्लाइड दिखाएं, ये क्या है जी? आप मिस्टेक कर रहे होंगे कि फियर और फोबिया एक ही चीज होती है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं होती। ठीक है। फियर जो होता है वो एक इमोशन होता है। ओके। वो किसी चीज से अगर अचानक से लाइट चली गया तो आपको डर लगने लग जाएगा। ठीक है। और जो फोबिया होता है वो आपके अंदर एक डिसऑर्डर होता है। ओके ओके। इसके अलावा फियर जो है वो टेम्परेरी होता है, वो 1-2 सेकंड के लिए लाइट गई, फिर उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, चलो लाइट गई है थोड़ी देर बाद आ जाएगी। लेकिन जो फोबिया है आप उसे देखते रहेंगे, आपको डर लगता ही रहेगा। वो अंदर होता है ना? अंदर, वो आपके जीन्स के अंदर होता है। ओके। और तीसरा क्या फर्क था? तीसरा ये फर्क था कि आपको फियर मल्टीपल चीजों से होता है, बहुत सारी चीजों से होता है। लाइट अचानक से चली गई, किसी ने अचानक से आवाज दे दी तो आपको डर लगने लग जाएगा। लेकिन फोबिया एक स्पेसिफिक चीज से होता है। ओके, वो एक स्पेसिफिक चीज। और आप उसको जितना भी देखते रहे, जितना भी बहादुर हो जाए, आपको बस उससे डर लगेगा ही सही। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। कॉजेज ऑफ फोबिया, हर चीज का कोई कॉज होता ही है। ठीक है। अब फोबिया का कॉज देखते हैं, इंसिडेंट एट यंग एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची है, उसे नहर में तैरना पसंद नहीं है, लेकिन उसके दोस्त कहते कि चलो, ठीक है, लेकिन जब वो उसके बाद शावर लेगी तो फिर उसे ऐसे लगेगा कि वो नहर में डूब गई है। ये होता है वाटर का फोबिया। वाटर फोबिया। और इसमें कोई बचपन का कोई इंसिडेंट भी होता है जुड़ा हुआ? ओके। और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर वो चीज बैठ जाती है? वो कभी कभी कुछ लोगों का फोबिया जो कम होता है वो ठीक भी हो जाता है, 6 मंथ्स के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी खुद ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अगला बताएं जी, और क्या फोबिया होता है? एक तो वाटर फोबिया हो गया। आगे अगर जीन्स में कुछ अगर जीन्स से आ सकता है, आपकी फैमिली में किसी को है तो आप फिर उनसे ट्रैवल करके आपके अंदर आ सकता है। अगर उन्हें कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आपके अंदर फोबिया आ सकता है। फोबिया भी जीन्स में ट्रैवल कर सकता है। अच्छा जी, आगे क्या है? स्ट्रेस। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब इंटरव्यू दी है और आप पहले इंटरव्यू पे फेल हो गए, कोई नहीं, तो उसके बाद फिर आपको लगा रहेगा नहीं, अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा। ये होता है वर्क फोबिया। वर्क का भी फोबिया होता है। ओके। तो यानी आप स्ट्रेस लेने लग जाए किसी चीज का इतना ज्यादा कि वो फोबिया बन जाए, वो खुद ही फोबिया बन जाता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे क्या है? इसके सिम्टम्स होते हैं। ये तो इधर लिस्ट बहुत सारी दी हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ बता देती हूँ। आपको बहुत डर लगने लग जाता है, आपकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है, कभी कभी आप डिजी भी फील करना शुरू हो जाता है, आप लाइट हेडेड हो जाते हैं, और फिर हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस आती हैं। ये तो बड़ा सीन, इस तरह का तो मुझे साथ कोई नहीं होता। इसका मतलब है जो मैं तुम्हें बताने लगा वो इतना खतरनाक नहीं, मैं नहीं, बस हल्का फुल्का ये फोबिया इतने खतरनाक नहीं होते, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो लेकिन बस ये होता है ना? होता है। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे क्या है जी? टाइप्स ऑफ फोबिया। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया। सबसे पहला है अराक्नोफोबिया। आपको स्पाइडर से डर लगता है, आप स्पाइडर को देखे तो सारे सिम्टम्स आप शो करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बिल्कुल ही एंटी फोबिया होते हैं, मसलन उनको स्पाइडर को देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, है ना? जैसा मैं, अगर कोई स्पाइडर आ जाए तो मुझे मेरा ख्याल है मुझे बिल्कुल भी फोबिया नहीं है, तो मैं कहूँगा मेरे उस पे हाथ पे बैठे, मैं उससे प्यार करूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं स्पाइडर, सीरियसली। हाँ, मुझे लगता है बड़े बेजरत से होते हैं। इंसान ने भी उनके खिलाफ कोई मुहिम से चलाई हुई नहीं। मुझे उनसे थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, स्केरी वाले नहीं, लेकिन हाँ, वो स्केरी वाले तो जाहिर है एहतियात तो करनी है, लेकिन फोबिया की हद तक नहीं, है ना? फोबिया। अच्छा जी, आगे क्या है जी? एक तो हो गया स्पाइडर का फोबिया। फिर है ट्राइपैनोफोबिया, ये इंजेक्शन से फोबिया होता है। अब ये बहुत कॉमन है, बच्चों में इंजेक्शन को देखे बस बहुत डरने लग जाएंगे, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता। अब मैंने देखी थी एक वीडियो चाइनीज बच्चे की, उसकी ना आंखें कवर कर ली थी और इंजेक्शन लगा दिया, उसे कोई पेन नहीं फील हुआ है। यानी ये भी नफ्सियाती होता है कि वो ये इंजेक्शन की सुई मेरे अंदर जाने लगी है ना? हालांकि होता कुछ नहीं, हल्की सी प्रिक होती है। एग्जैक्टली। तो वो फोबिया एलिमेंट ज्यादा है एक्चुअल दर्द की निस्बत। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तुम्हें है इंजेक्शन फोबिया? अच्छा, मुझे भी नहीं है। मैं भी कोई इंजेक्शन लग रहा हूँ ना तो ऐसे पूरी सुई जो है ना वो मैं साथ साथ बैठ के मैं कहता हूँ हाँ जी इधर से डाल लें, इधर से डाल लें, कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, आगे क्या है? नाइक्टोफोबिया, ये है डार्क का फोबिया। आप रात को सोएंगे, आप डार्क में नहीं सो सकते, आप लाइट जला के सोएंगे। आप कहेंगे हल्की सी रोशनी कहीं से आती रहे, मुकम्मल अंधेरा जो है ना उससे खौफ आता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। आपको है? नहीं, मुझे भी नहीं है ना।
हमें तो लाइट जल रही हो, बंद हो, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा, हमसाए में शादी हो रही है, गाने लगे हुए, कुछ भी हो, मैंने सोना है तो मैंने सोना है। जहाज में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, मैं सो जाता हूँ, विच इज गुड, है ना? गुड। अच्छा जी, तो नाइट फोबिया होता है और उसके बाद क्या है? एक्रोफोबिया, ये है हाइट्स का फोबिया। आप जब भी हाइट्स पे जाएंगे आपको बहुत डर लगने लग जाएगा। आपको है? मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील होता है कि बस गिर जाएंगे, है ना? बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा है कि यूं देखेंगे तो हल्का सा फील हो जाएगा, है ना? ये होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खौफ नहीं है। ज्यादा नहीं है, जिनमें ज्यादा होता है वो तो बस जा ही नहीं सकते। मुझे अपने गिरने से ज्यादा पता क्या फिक्र होती है? मेरा मोबाइल फोन ना नीचे गिर अगर वो गिर गया तो वो वापस नहीं आ सकता, है ना? वो तो टूट जाएगा। तो मुझे हाइट फोबिया जो है ना अपने बेचारे प्यारे से मोबाइल फोन के लिए है। अच्छा जी, और क्या फोबियाज हैं? ट्राइफोबिया, ये है फियर ऑफ होल्स। गेस करें क्यों मैंने पिक्चर नहीं डाली? क्यों? क्योंकि मुझे है ये। अच्छा, ये क्या होता है? मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, वो जो हनी कॉम नहीं होते इसमें होल नहीं होते, वो तो बड़े अच्छे अच्छे से होते हैं, अगर वो इरेगुलर से बड़े अजीब से वो नजर आते हैं ना मुझे, तो मेरी हालत बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी। अच्छा, होल्स का फोबिया है, ये मैंने पहले से सुना है। ये अगर बहुत सारे इरेगुलर से हो ना, जिनकी बहुत ही अजीब सी शक्ल हो, उनसे फिर अगर मैंने देखा तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। सीरियसली? रोना शुरू कर दूंगी। आयशा, तुम तो इतनी बहादुर हो। वो तो मैं सही, लेकिन आप फोबिया क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, फोबिया तो फोबिया होता है, उसका बहादुरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी एग्जैक्टली। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे एक और भी है मेरा ख्याल। हाउ टू ट्रीट इट। ओके। अगर आपको थोड़ा ज्यादा है तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो ट्रीट कर सकते हैं। अदर देन दैट आप खुद भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और मतलब अपने आप को रेडी कर लें कि अच्छा ठीक है, आई कैन फेस इट। जैसे स्पीच के से पहले आप मिरर के सामने जाते हैं और आप कहते हैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो इसका आप बस उसे देखते रहें, तो फिर अगर आपको कुछ इसका ना हो और आपके अंदर करेज हो तो वो हील हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, बड़ी मजे की तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी आयशा, वेरी नाइस। लेकिन एक फोबिया है जो मुझ पे इतना ज्यादा है भी और नहीं भी, लेकिन ये लोगों में होता है, उसका तुमने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, और वो होता है क्या? बीक फोबिया। कि चोंच जो होती है ना किसी भी परिंदे की, उस चोंच का फोबिया होता है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो छोटा सा तोता ही क्यों नहीं है, चाहे वो कौवा है, बतख है, आपको उसकी चोंच से डर लग रहा होता है। डर नहीं लग रहा होता, फोबिया होता है, उसको बीक फोबिया कहते हैं। आप क्या सिम्टम्स शो करते हैं? बस आपका दिल करता है कि बस ये बतख मुझसे दूर रहे, ये ऐसी आग, ये मुर्गी मुझसे दूर रहे। कैन यू इमेजिन? ये बड़ा नया फोबिया, मैंने पहली बार इस पे रिसर्च करना पड़ेगा। बीक फोबिया, बीक यानी कि चोंच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, मजे का सेगमेंट था। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, जीती रहो, खुश रहो। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब हमारे साथ हैं ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना, और आज बॉडी वेट के साथ कुछ जिमिंग होने लगी है, वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें।
इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के स्टेप्स पे एक बार फिर हम आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई। गुड मॉर्निंग। आज तो बड़ी एनर्जी है ट्रेनर काशिफ। बस वो आप जब आगाज करते हैं तो हमें भी ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, तो बस कोशिश होती है कि ले ले एनर्जी वो ढेर और अप्लाई करो उसको अपने ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड। यानी काशिफ का काम खत्म हो गया, एनर्जी आप दे देते हैं तो अब आप घर जा सकते हैं जब हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, फिर पहले कर ले शुरू करते हैं। क्या सीन है आज लोअर बॉडी का वर्कआउट है और जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को आप घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, कार्डियो भी कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें, तो वही आज हमने लोअर बॉडी का स्पेशली आपको बताना है। तो हम एक एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेंथ की और एक एक्सरसाइज करेंगे हम कार्डियो की और उसको फिर आप सेट्स बना के एंड देन यू कैन डू 4, 5 और इवन 10 राउंड। ठीक है, तो एक कार्डियो की एक्सरसाइज है, एक लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ की है, कार्डियो की स्ट्रेंथ की और उसका कॉम्बिनेशन। लोअर बॉडी बेस्ड है, लोअर बॉडी पैकेज है, कार्डियो 5 सेट्स और कार्डियो की एक मूव होगी, एक स्ट्रेंथ की मूव होगी। ठीक है, बीच में आप ब्रेक लेंगे। स्क्वाट हम स्टार्ट करेंगे का स्क्वाट शुरू करते हैं। स्क्वाट, अच्छा अब हम इसमें वेरिएशन भी दे सकते हैं कि जैसे सिंपल एक स्क्वाट आपने किया, अगर थोड़ा सा आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको टो पे भी कर सकते हैं, मतलब आप इंक्लाइन में रह के और टो पे भी रहते हुए आप पाँव जी, यानी आप जो करने वाले होंगे उनको ये होगा कि आप घर पे हमारा तो ये लेवल नहीं है, हम तो 200 स्क्वाट कर लेंगे। उनके लिए ये है कि जो घर पे हैं लोग वो फिर ये भी कर सकते हैं कि वो अपने टो पे आ जाएं एंड देन दे कैन डू द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा टो पे आप नीचे भी पाँव रख सकते हैं और वैसे भी आप चाहें तो कॉन्टिन्यूस टोज पे भी रह सकते हैं। जब आपने ये कर लिया उसके बाद हम करेंगे स्क्वाट जंप। देखो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और रेपिटेशंस जो है यू कैन डू एटलीस्ट 40 to 50 रेपिटेशन। और अगर जो लोग सिंपल स्क्वाट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी एड़ियों के नीचे कोई बेस रखेंगे, कोई भी सपोर्ट, जैसे मैं यूं हाथ दिखा रहा हूँ, कुछ फंसा के आप सपोर्ट लेके स्क्वाट कर सकते हैं ताकि आपका साइकोलॉजिकली आप अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखें। अच्छा जी, अगली एक्सरसाइज आपने करनी कि स्क्वाट क्रॉस क्रॉस, स्विच अब भी कर आप सकते हैं, फ्रंट और बैक क्रॉस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है जी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी आपकी, और एज डीप एज पॉसिबल जी, जितना डीप नीचे जाएंगे। लेकिन अच्छा। दोनों पैरों का आपस में तसादुम नहीं होना चाहिए। तसादुम हुआ तो लुढ़क के गिर जाएंगे, ख्याल रखना है। नहीं ये आप ये वो करेंगे जो एडवांस हैं, ये बिगिनर्स लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो सिंपल स्क्वाट जंप करेंगे। ये अच्छा, ये सिंपल स्क्वाट ये जंप सिंपल, लेकिन उछल के अपनी टांगों को क्रॉस करना, पहले एक आगे फिर दूसरी आगे फिर एक आगे फिर दूसरी आगे, इसके लिए महारत भी चाहिए और एहतियात भी चाहिए। अब हम चलते हैं लैटरल लंजेस की तरफ जी, इस पोजीशन में वाइड स्टैंड करके बिल्कुल नाइस एंड कंट्रोल। स्विच करें अगर आप तो ऑलरेडी। और इसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि एक लेग स्ट्रेट होती है तो दूसरी बेंड होती है। ठीक है, ज़ाहिर दोनों इकट्ठी स्ट्रेट तो हो नहीं सकती। क्योंकि नहीं, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई दफा लोग जब जाते हैं ना लेटरल में, यानी जैसे भी काशिफ कर रहे हैं, तो अभी वो उनका नी बेंड ही होता है, वो यूं करके चले जाते हैं। यानी पूरे स्ट्रेट करना है टांग। वो करते क्या है कि जैसे यहाँ पे गए तो वो यूं होते हैं, दूसरी बेंड हो रही है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। ये इसको आपने ना यूं किया कुछ भी किया, और जितना आप डीप जाएंगे उतना यूं। एक स्ट्रेट चाहिए, दूसरी 90 डिग्री एंगल की फॉर्म चाहिए। इसके साथ हम कार्डियो मूव करेंगे। इसके साथ जो कार्डियो का हमने करना है वो हमने करना है ये जंप, यानी आप यहाँ पे जैसे आए अगर स्टार्ट करते हैं ये, तो इसको आपने इसी तरह, यानी लेग आपकी स्ट्रेट ही है एंड यू आर डूइंग द कार्डियो। और ये आप रेपिटेशन ज्यादा करेंगे जी।
اور آج کل جبکہ جم بہت سے جمز بند بھی ہو چکے ہیں اور ڈسکریج کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ جمز میں میں نے ایک چیز اور بھی کھیلوں کے میدانوں میں ایک چیز پتہ لگی جی وہ جو چھٹیاں ہو گئی اسٹوڈنٹس کو تو سنوکر کلب میں جا کے بیٹھے بھائی سنوکر کلب بہت خطرناک جگہ ہے. آپ کو میں تو پاکستانی قوم کو کیسے اور بھائی کرونا لگ جائے گا گھر بیٹھو مطلب اب ایسے کہنا پڑے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. دا کانسیپٹ از کہ کوئی بھی پبلک پلیس چاہے وہ جم ہے چاہے وہ سنوکر کلب ہے چاہے وہ یونیورسٹی ہے اسکول ہے کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے ان چیزوں سے ہم نے دور اور اسپیشلی وہ سنوکر کا ٹیبل تو اکٹھے ہی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اسی اسٹک کو بار بار پکڑ رہے ہوتے ہیں اسی کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے نیشن ہمارا ایک پرابلم بھی ہے جو میرے نزدیک پرابلم ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن ایک یہ چیز ہے کہ اب منع کیا گیا ہاتھ نہیں ملانا. اگر ہاتھ نہیں ملا رہے تو دوسرا بندہ ناراض ہو رہا ہے کہ تم ہاتھ نہیں ملا رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے. آپ کو احتیاط کرنی ہے آپ نیگیٹو نہ بنائیں. اچھا اگلی جو کرتے ہیں ہم نے لنچ جمپ کرنی ہے تو آپ اس پوزیشن میں آ کے آپ چاہے تو ہاتھ ایسے رکھ سکتے ہیں چاہے تو زمین کی طرح ہاتھوں کو روٹیٹ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. یہ آل اباؤٹ آپ کا بیلنس. آئی ایکچولی فیل دا فوکس جب میں اپنے ہینڈ یوں کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیگز اور آرمز سمینا نے کہا آئی فیل فوکس کہ جب وہ ایسے کر رہی ہوتی ہے تو آپ کا فوکس جہاں بنتا ہے وہاں بنائیں چاہے ایسے بنائیے چاہے ایسے بنائیے چاہے ایسے لیکن بنائیے مائنڈ مسل کنیکشن. اس کے بعد ہم کریں گے ماؤنٹین کلائمبر تو وہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ یعنی لیگس کا فل رینج یوز کرنی ہے جتنا آگے آپ آ سکے جی. اور ہائی انٹینسٹی ہے ورک آؤٹ آپ کا تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو سیٹ میں بنا کے اینڈ دین یو گو آل دا وے. اور کوشش کریں کہ روزانہ کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ آج کل ہم گھروں سے باہر زیادہ نہیں نکل رہے تو فیملی کو انوالو کریں بچوں کو انوالو کریں اور ایکسرسائز کے پورے عمل کو ایک کھیل کے طور پہ لیں ہے نا جی. جب آپ لیں گے اس کو ایک کام کے طور پہ لیا نا ایک ذمہ داری کے طور پہ لیا تو پھر ایکسرسائز نہیں ہوتی اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اور اپنے گھر میں بھی جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو پلیز اس کو بھی صاف کریں. یہ ہائیجین کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جم صرف باہر نہیں ہو سکتے گھر میں بھی اگر گھر کے 5-6 افراد ہیں ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں پلیز بی کیئرفل. باہر سے کوئی ایک بھی انفیکٹ ہو کے آ گیا تو پھر ہم نے گھر کے اندر کی انوائرمنٹ کو کلین رکھنا کیونکہ ہم گھر سے تو سب کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں تو اس لیے اپنوں کا بھی خیال رکھنا اور اپنا بھی خیال رکھنا. کاشف امینا تھینک یو سو مچ ہیو اے گریٹ ڈے. ہم چل کے لیں گے اب رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو میرے ساتھ ہوں گی میری کالیگ عروج حیدر اور لے کے آئیں گے آپ کے لیے 4 مزیدار فیل گڈ خبریں. رہی میرے ساتھ رائزنگ پاکستان میں. یہ منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں واقعات بدلتے ہیں. کل کے حریف آج کے ساتھی کل ہوں ساتھی تو آج حریف. کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے گی تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر. ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے. بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر. صرف PTV نیوز پر. اگر وہ زندہ ہے تو اسے ساتھ لے کر ہم وعدہ کیا تم سے. اگر شہید ہو گیا ہے تو آپ انتقام لیے بنا واپس نہیں آئیں گے. کافر تو ہر جگہ ہے افضل بادشاہ. قبیلے میں ہے
महल की राहदारियों में और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में घिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं आपको फील गुड करवाने के लिए उरूज हैदर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। और आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, मजीद अभी ठीक हो जाएंगे। अच्छी खबरें सुनते हैं। डेफिनेटली मेरे पास खबरें ही ऐसी हैं कि वो सुनते ही आपका मूड और अच्छा हो जाएगा। कितनी? 4 खबरें। सिर्फ 4 खबरें? दिल करता है 8-10 होनी चाहिए। 15 खबरें मेरे पास 8-10 से भी ज्यादा है, लेकिन फिर राइजिंग पाकिस्तान के बाकी सेगमेंट्स का क्या होगा? हाँ, ये वैसे बाकी बात है, क्योंकि एक गुड न्यूज मेरे पास भी है ना। वो जमशेद आया है, जमशेद अपने गिटार के साथ कुछ म्यूजिक क्रिएट करेगा, तो तुमने दूसरे सेगमेंट्स का टाइम नहीं खाना। ले लेते हैं थोड़ा सा टाइम उनका भी, हम अपनी न्यूज बढ़ा लेते हैं। उनको कल दे देंगे। चल नहीं, मेरा ख्याल है 4 पी रहो। चले। अच्छा जी, क्या सीन है? पहली खबर क्या है? अच्छा, तो आज की जो पहली खबर है हमारे पास, वो खसूसन उन लोगों के लिए है जिनका पसंदीदा फल स्ट्रॉबेरी है। ओके। तो खबर कुछ यूं है कि मौसम चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज का सीजन भी आ चुका है। अब स्ट्रॉबेरीज का जायका तो बेहतरीन होता ही है और वो देखने में भी अच्छी नजर आती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी के न्यूट्रिशनल फवाइद का बहुत कम लोगों को मालूम होता है। अच्छा, बताइए। आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको स्ट्रॉबेरी का कोई? एक पता है, न्यूट्रिशनल फायदा ये कि वो जायके में बड़ी अच्छी लग रही होती है। यही फायदा सबको पता होता है, लेकिन इसके बाद हमारी नॉलेज खत्म है। डेफिनेटली आज मैं आपको कुछ ऐसे फवाइद स्ट्रॉबेरी के बताती हूँ जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं मालूम होते। जी बताइए। तो पहला बड़ा फायदा स्ट्रॉबेरीज का ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद मुफीद होती है, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और गैस के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रॉबेरीज। ओके। और फिर अगर आप और डिटेल में जाएं तो हार्ट और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये बड़ी इसके फवाइद के भी। मेरा तो ख्याल था सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है और खाने में जायका अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन जिस सबसे अहम फायदा स्ट्रॉबेरीज का है वो ये कि अगर आपको कभी भी फील हो कि विटामिन सी की कमी हो रही है, जो कि अमूमन हमारे यहाँ बल्कि तमाम खवातीन के अंदर अक्सर विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो तब भी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक वक्त था कि स्ट्रॉबेरीज की फार्मिंग पाकिस्तान में बहुत कम होती थी, और ये एक ऐसा फल था जिसको पाकिस्तान से एसोसिएट नहीं किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रॉबेरीज के फार्म्स हैं, इसकी फार्मिंग होती है और अब आम बाजारों में ही मिलती है। बिल्कुल, हर जगह पे आपको हर बाजार में स्ट्रॉबेरीज नजर आती है, तो उसके फवाइद सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरीज सब लोग का। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर जो है वो बेहद दिलचस्प। वो ऐसे कि आजकल क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का जो मामला चल रहा है वो दुनिया भर के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन इस सब के दौरान ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली एंजेलिना अरोरा ने अपनी इजाद से सबको दंग कर दिया। वो क्या है? उनकी इजाद ये है कि उन्होंने प्रॉन की शेल से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया है। जबरदस्त। और न सिर्फ ये बल्कि ये प्लास्टिक 33 दिन यानी कि विद इन 33 डेज डिकम्पोज हो जाता है। जबकि प्लास्टिक का मसला ये है कि वो 1000 साल तक 600 साल तक डिकम्पोज नहीं होता, तो भाई ये जबरदस्त। वो देखिए हाथ में उसने पकड़ा हुआ बिल्कुल प्लास्टिक लग रहा है। रूज, बिल्कुल ऐसा ही है। सीरियसली?
इस प्लास्टिक में और दूसरी प्लास्टिक के दिखने में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इस प्लास्टिक की क्वालिटी ये है कि ये इंतहाई फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल, ट्रांसपेरेंट और इंसॉलेबल है। और ये प्रॉन्स के शेल से बना है? ये प्रॉन के शेल से बना है। जबरदस्त, क्या जबरदस्त खबर है। अब इसी इजाद का दूसरा फायदा ये है कि प्रॉन की शेल में नाइट्रोजन एक वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि एक बेहतरीन प्लांट फर्टिलाइजर होता है। अब जब ये प्लास्टिक डिकम्पोज होती है तो ये पौधों के लिए एक खाद की तरह से भी काम करता है और उसके लिए भी बेहतरीन साबित होता है। जबरदस्त, यानी डबल उसके फायदे, न सिर्फ डिकम्पोज हो रहा है बल्कि ये खाद भी बनता जा रहा है। जबरदस्त, अब वेरी गुड। ऐसी कोई इनोवेशन हो और उसके ऊपर किसी को एजाज न दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा। तो एंजेलिना अरोरा जो है उनको BHP साइंस एंड इंजीनियरिंग अवार्ड भी दिया गया है उनकी रिमार्केबल इनोवेशन के ऊपर। बिल्कुल, बनता भी है, अभी बनता है। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर, आज की जो तीसरी खबर है वो भी एनवायरमेंट रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी अनोखी है। वो कुछ ऐसे कि भूटान के किंग, जिनका नाम जिग्मी केसर वांगजाइल वांगचुक है, उन्होंने गुज़श्ता साल में अपनी 40वीं सालगिरह मनाई। अच्छा। और अब इस खुशी के मौके पर प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग ने तोहफे के तौर पर भूटान की आवाम से रिक्वेस्ट की कि वो सब दरख्त लगाएं और स्ट्रे एनिमल्स को अडॉप्ट करें और उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी की सफाई का खास ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि बादशाह सलामत को जो हमने तोहफा देना है तो वो बादशाह सलामत को तोहफा ना दें, उनके लिए एक दरख्त लगा दें। जबरदस्त भाई। और ना सिर्फ ये बल्कि भूटान में 2016 में बादशाह के बेटे की पैदाइश के मौके के ऊपर बादशाह ने रिक्वेस्ट की कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए। यानी सारे आ जाते, बादशाह सलामत, मुबारक हो जी, मिठाई 2 किलो, लड्डू 5 किलो, गुलाब जाम, ऐसा सीन नहीं है, जाके एक दरख्त लगा दे, मिठाइयाँ लेके आप बांटे मत आप। बिल्कुल। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि भूटान में 1,08,000 दरख्त लगाए गए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से भूटान इको फ्रेंडली कंट्रीज में शामिल होता है, उसका शुमार किया जाता है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आखिरी खबर क्या है? आखिरी खबर मेरे पास जो है वो पाकिस्तानी मुआशरे के बहुत से लोगों के लिए सबक आमूज साबित हो सकता है। बताइए। वो ऐसे के टोरंटो से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान टोनी कोले ने लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव लिया और उनका इनिशिएटिव ये था कि वो डिफरेंट फंक्शंस और इवेंट्स पे जाते और वहाँ का जो बचा कुचा खाना होता है जो कि ज़ाया कर दिया जाता है। जी। और जो कि आपके जहन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसे सीन हमें बड़े मनाजिर नजर आते हैं। तो ऐसा ही है, वो उस खाने को इकट्ठा करते और फिर उसको ले जाके वो बेघर और जरूरतमंद लोगों को तकसीम कर देते। जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त खबरें थी चारों। लेकिन इस आखिरी खबर के हवाले से मैं अरूज ये कहूंगा कि इस खबर ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तानी बहुत से शहरों के अंदर मैंने देखा कि खासतौर पर स्टूडेंट्स, नौजवानों ने इस तरह के इनिशिएटिव्स बना रखे। बिल्कुल, बल्कि एक इनिशिएटिव हमारे पाकिस्तान में है रॉबिन हुड आर्मी के नाम से, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था और नॉट ऑन अ वेरी बिग लेवल और वेरी बिग स्केल, लेकिन वो जाते और शादियों के खाने इकट्ठे करते और फिर जाके कच्ची बस्तियों में देते हैं। तो इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज और कहानियां शामिल करने का साथियों मतलब यही होता है। ये नहीं कि अब आप कल से यही काम शुरू करते हैं, लेकिन फील ये करें कि अगर आप कुछ अच्छा माशरे में करना चाहते हैं ना, तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप छोटा सा अपने घर, गली, मोहल्ले में भी कुछ अच्छा सा काम कर सकते हैं। बिल्कुल जीती रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जमशेद अली खान हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान के लीडिंग गिटारिस्ट और म्यूजिशियन। और देखें, कुछ न कुछ तमाशे करता रहता है लड़का, इसकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। पता नहीं आज मेरे लिए क्या प्लान करके लाया है। कुछ ट्रैप है मेरे लिए जो सब लोग हंसते हैं, प्रोडक्शन टीम हंस रही है, बता मुझे नहीं रहे। लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ। नहीं मेरे साथ अभी मिलते हैं। अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए।
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو وبا ہے اپنی جو اس کا جو سائیکل ہے وہ اس سے گزر رہی ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر زیادہ نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل کیا تو پھر اسے ہمارے دونوں کام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت ہی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میری عوام سے اپیل یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر پہ سختی سے عمل کریں اور غیر ضروری طور پہ نہ باہر نکلیں، نہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں سے کہ وائرس کے ٹرانسفر یا اس کو کیچ کرنے کا خدشہ ہو۔ کوکاف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے، گلگت بلتستان یہی ہے۔ جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے، جس میں حیرت کی لو دمکے، ٹھنڈے چشمے، میٹھی جھیلیں، شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں، پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے، دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں، دریا گاتے شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے، تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے، اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے، اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے جیبی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی، سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ شہرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔ سرخ سنہری پیڑوں کی معصوم قطاریں یہاں خزاں بھی دکھلاتی ہے ایسے ہی خوش رنگ بہاریں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہر چوٹی اور برف میں لپٹی کیٹو پورے گلگت بلتستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہنستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے،
ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइज